सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 26 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस पर अडॉप्ट किया गया है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन पे। मैं आपको ई गवर्नेंस जो कि 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये आयोजित हो चुका है और हर दिन कुछ ना कुछ नया न्यूज़ आ रहा है और मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे पूछा गया है ये जो डिक्लेरेशन हुआ है, तो आपसे सीधा-सीधा सवाल बनेगा कि विशाखा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये ई गवर्नेंस से संबंधित है। अब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो कितने नंबर का है? तो 28वें नंबर का है। अब इसका थीम क्या है? ये आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इस वर्ष की अगर थीम की बात करें तो ये है आपका विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। वहीं अगर बात करें तो ये जो न्यूज़ आई है, जो डिक्लेरेशन है वो किससे संबंधित है? तो ये एम्फेसाइज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी को ये इन्हेंस करेगा गवर्नेंस के क्षेत्र में। उसी तरह से ये विशाखापट्टनम को टेक हब बनाने का कार्यक्रम है, यानी इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो विशाखापट्टनम है उसको टेक हब बनाया जा सके, यानी कि टेक्निकल हब बनाया जा सके, जैसे आप बेंगलुरु को देखते हैं। अब आइए समझते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है, यानी कि जो विशाखापट्टनम आप यहाँ पर देख रहे हैं, विशाखापट्टनम ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। मैं एपी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अब वहीं अमरावती की बात करें तो यहाँ पर सीएम, आपको याद रखना है कि सीएम कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू उनका नाम है। अब चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं और उसी तरह से आपको यहाँ के गवर्नर का भी नाम याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, तो इनका नाम है एस अब्दुल नजीर नाम है। वहीं अगर बात करें कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी कि आंध्र प्रदेश फॉर्म कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 1 नवंबर 1956 को। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है उसका बाइफर्केशन हुआ है किसके साथ, तेलंगाना के साथ। तो याद रखिएगा कि 2 जून, मैं 20 जून लिख दिया, मैं मिटाकर फिर से लिख देता हूँ। आपको याद रखना है कि जो 2 जून का डेट है, और वर्ष की बात करें तो किस वर्ष की बात की जा रही है, 2014 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बाइफर्केशन हुआ था, किसके किसके बीच में बाइफर्केशन हुआ, तो आंध्र प्रदेश और यहाँ पर ये तेलंगाना के साथ इसका बाइफर्केशन हो गया। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल पार्क हैं कहाँ आंध्र प्रदेश में, ये कितने हैं, तो आपको 4 नाम तो इम्पोर्टेंट है, उनको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है, तो श्री वेंकटेश्वरा। श्री वेंकटेश्वरा कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जाएगा, तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। वहीं आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश में है। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। वहीं आपसे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, तो नागार्जुन सागर, आप याद कर लीजिएगा, इनका नाम तो निश्चित याद होना चाहिए कि जो नागार्जुन सागर श्री सैलम, ये नेशनल पार्क के साथ साथ आपको याद रखना है कि ये क्या है, आपका टाइगर रिजर्व है। तो इम्पोर्टेंट ये सारे के सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा जो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, और उसके साथ साथ जो मैंने आंध्र प्रदेश से संबंधित पूरी जानकारी जो बताई ये भी याद कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है के वीजा ताकि वो अट्रैक्ट कर सके ग्लोबल स्टेम टैलेंट को। तो देखिए, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है चाइना। अब आपको बता दें कि जो के वीजा है वो ऑफर करेगा मल्टीपल एंट्रीज को, और साथ ही साथ जो ड्यूरेशन है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है इस वीजा के अंतर्गत। और ये क्या करेगा, तो यहाँ पर जो है बिना, अगर चाइना में जैसे कोई कंपनी है और कंपनी को एम्प्लॉयर की जरूरत है, तो वहाँ के वीजा के लिए नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है कि कोई कंपनी इनवाइट करेगी तभी आप जा सकते हैं। तो चाइना देखिए अब ओपन कर रहा है अपने मार्केट को, अच्छी बात है, ताकि जो स्टेम प्रोफेशनल्स हैं, तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि स्टेम होता क्या है। तो स्टेम की फुल फॉर्म कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि ये आपका हो गया साइंस, और उसके बाद टी मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, ई का मतलब हो गया आपको इंजीनियरिंग, और एम का मतलब हो गया मैथमेटिक्स। तो अगर इन चारों में से अगर आप ग्रेजुएट हैं,
अच्छे नंबर लाए हैं, सब कुछ क्वालिटी अच्छा है एक स्टेम की तरह, तो आप के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक्सटेंशन भी दिया जाएगा और साथ ही साथ किसी भी चाइनीज़ एम्प्लॉयर का इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अब स्टेम की फुल फॉर्म तो आपने याद कर लिया। अब इसका मकसद क्या है चाइना का, तो ज़ाहिर सी बात है जो यंग स्टेम प्रोफेशनल्स हैं और जो रिसर्चर्स हैं उनको बुलाना चाहता है। आप देखिए अमेरिका के नीति के पीछे ये भाग रहा है, अमेरिका अपने यहाँ वालों को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन अमेरिका इतना आगे बढ़ा कैसे? तो दुनिया भर के जो टैलेंटेड और जो प्रोफेशनल थे, यानी वो जब जवानी में होते थे, यंग होते थे, तभी उनको अट्रैक्ट कर लेता था। आज ट्रंप ने H1B वीज़ा पर रोक लगा दिया या फिर इतना ज़्यादा फाइन कर दिया है, लेकिन अब चाइना समझ गया है कि इनको भी अगर अमेरिका से आगे निकलना है तो उन्हीं की नीति को अपनाना होगा, इसीलिए के वीज़ा आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है एनवीडिया। तो एनवीडिया ने अनाउंस किया है $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में, ताकि वो डिप्लॉय करेगा 100 गीगावाट एनवीडिया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो याद कर लीजिएगा, इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ओपन एआई हो जाएगा। तो सबसे पहले अब ये करेगा क्या, क्या एनवीडिया करने वाला है? तो ये एनवीडिया जो है, एक आपको मालूम होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है। तो ये सपोर्ट करेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए ओपन एआई के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ओपन एआई दिन प्रतिदिन इसकी भी मार्केट बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर एआई ट्रेनिंग देने के लिए और जो डिप्लॉयमेंट का नीड है उसको पूरा करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो सपोर्ट है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? एनवीडिया के द्वारा दिया जाएगा, इसीलिए ये टाई अप किया गया है। अब आपको ओपन एआई से संबंधित बात याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो इनके सीईओ हैं और साथ ही साथ जो फाउंडर हैं, उन दोनों का नाम क्या है? वैसे तो फाउंडर में और भी हैं, एलॉन मस्क भी आ जाएंगे, लेकिन सिंपल नाम याद रखना है आपको। कौन? तो सैम ऑल्टमैन का नाम याद रखना है। ये क्या है? ओपन एआई के फाउंडर प्लस सीईओ हैं। अब अगर ओपन एआई के यहाँ पर अगर ओपन एआई के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो ये कहाँ पर है? एज यूजुअल कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये स्थित है। वहीं अगर इसके फाउंडेशन की बात करें तो इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो आपको याद रखना है, ये 2015 में है। और अगर स्पेसिफिक डेट भी आप जानना चाहते हैं तो भी मैं लिख देता हूँ, ये है आपका 8 दिसंबर 2015 को। अब अगर एनवीडिया की बात कर लें, क्योंकि एनवीडिया भी न्यूज़ में है, तो एनवीडिया के बारे में भी जान लीजिए। और ये हाल ही में न्यूज़ में एक और न्यूज़ के लिए था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ओपन एआई भी ए आर रहमान के साथ न्यूज़ में था, दोनों को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने दोनों को पढ़ा रखा है आपको। अब अगर एनवीडिया की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और साथ ही साथ जो इसके फाउंडर हैं, अब इसके फाउंडर का नाम याद कर लीजिएगा और सीईओ का भी नाम याद कर लीजिएगा। तो अगर मैं फाउंडर और सीईओ दोनों का बात करूँ तो यहाँ पर भी ये जेनसेन हुआंग है, जेनसेन हुआंग इनका नाम है। और ये निश्चित आपको आने वाली परीक्षाओं में दिखेंगे, क्योंकि बार बार ये न्यूज़ में रह रहे हैं। अब अगर बात करें कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो इसका फाउंडेशन काफ़ी पुराना है और इसका फाउंडेशन 1993 में हुआ था। अगर स्पेसिफिक डेट आप जानना चाहते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख लीजिए 5 अप्रैल। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 नई दिल्ली में? तो इसको याद कर लीजिएगा, नन अदर देन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। अब इसको जो ऑर्गेनाइजर हैं, यानी कि इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो उस मिनिस्ट्री का नाम आपको मालूम होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड इंडस्ट्रीज, इनके द्वारा ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया है उसको मनाया जा रहा है। अब अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड इंडस्ट्री हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम चिराग पासवान है। चिराग पासवान साहब का नाम याद कर लीजिएगा, ये भी न्यूज़ में रहते हैं काफ़ी बार। अब अगर बात करें तो यहाँ पर आपको और भी कुछ बातें याद रखना है कि यहाँ पर पार्टनर कंट्री और एक होता है आपका फोकस कंट्री, इन दोनों का नाम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके परीक्षाओं में ये पूछा जाने लगा है। अगर पार्टनर कंट्री की बात करें तो न्यूजीलैंड और सऊदी अरबिया है, तो मैं न्यूजीलैंड लिख देता हूँ और साथ ही साथ सऊदी अरबिया आप याद कर लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि फोकस कंट्रीज कौन कौन सा है, तो फोकस कंट्री बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको रशिया हो गया, उसी तरह से आपको यूएई हो गया, उसी तरह से जापान हो गया, और साथ ही साथ एक और कंट्री है जहाँ पर, चलिए मैं बोलना तो कुछ चाहता था पर नहीं बोलूँगा, ये जो है
वियतनाम है। 4 कंट्रीज़ का नाम याद कर लीजिएगा। अब ये कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ये तो तुक्का वाला ऑप्शन है, नहीं भी आता है तो आप लगा देंगे। तो नई दिल्ली स्टेट नहीं है, ये क्या है? एक यूनियन टेरिटरीज़ है। अब यहाँ की सीएम बहुत ही फेमस हैं, साथ ही में साथ डॉग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका रेखा गुप्ता। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? तो यहाँ के गवर्नर का नाम है वीके सक्सेना साहब। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि दिल्ली हमेशा न्यूज़ में रहता है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शिप बिल्डर ने साइन किया है एमओयू तमिलनाडु के साथ ग्रीन फील्ड शिपयार्ड के लिए? देखिए, इस सवाल का तो उत्तर आपको हो जाएगा मझगांवा डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। लेकिन सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता क्या है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व करते हैं एक नए साइट को डेवलप करने के लिए, या फिर जहाँ पर अंडर डेवलप्ड लैंड होता है वहां पर हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व करते हैं। यानी नए सिरे से जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को बनाएंगे वो ग्रीनफील्ड कहलाता है। लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट जिसको कि रीडेवलप करना है या फिर अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको अपग्रेड करना है, तो ऐसा प्रोजेक्ट आपका ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। अब अगर बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको अलाइन किया गया है, किसके साथ अलाइन किया गया है? क्योंकि हर चीज जो है सरकार कोई काम करती है तो एक विजन के तहत काम करती है। तो कौन सा विजन है ये लिख लीजिए। तो इसको अलाइन किया गया है मैरीटाइम अमृतकाल। और ये कब का है अमृतकाल? कब तक ये डेवलप करना है इस तरह से? तो मैरीटाइम अमृतकाल 2047 तक। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 2047 क्यों रखा जा रहा है। तो अमृतकाल यहाँ विजन लिख लेंगे, अमृतकाल विजन 2047 तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2047 में भारत का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा आज़ादी का। तो भारत चाहता है कि उस समय तक भारत पूरी तरह से डेवलप हो जाए। अब इसका मकसद क्या है? यानी अमृतकाल विजन का मकसद क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ जो पोर्ट है उसको मॉडर्नाइज करना, ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देना, शिप बिल्डिंग और लॉजिस्टिक्स को भी बढ़ावा देना, ये इसका काम है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले समय में वो 80 लाख करोड़ का होगा, जिस वजह से 1.5 करोड़ जॉब्स जनरेट हो जाएंगे। और ये किस इकोनॉमी को सपोर्ट करता है? तो ये सपोर्ट करता है ब्लू इकोनॉमी को। और कैसे सपोर्ट करता है? तो सस्टेनेबली कर रहा है, यानी कि जो भी काम करना है सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? यानी जितने की जरूरत है उतने ही हम दोहन करेंगे, यानी हार्नेस उतने ही करेंगे जितना की रिक्वायरमेंट है, और जो आपका वातावरण है वो खराब ना हो। यानी कि इन्वायरमेंट को मतलब दूषित नहीं किया जाएगा, इन्वायरमेंट को सस्टेन रख के, यानी जितना लिमिटेशन है उतने ही काम किया जाएगा। ये होता है आपका सस्टेनेबल का मतलब। अब याद रखिएगा कि जो भारत का पहला ग्रीन शिपयार्ड है, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया था। तो ग्रीन शिपयार्ड का नाम क्या है? तो उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड बिल्डिंग लिमिटेड। तो याद कर लीजिएगा ये नाम कि पहला ग्रीन फील्ड, मैं यहाँ ग्रीन लिख दिया हूँ, आपको याद रखना है कि ग्रीन फील्ड शिपयार्ड भारत में कौन सा था? तो उसका नाम कोचिन था। अब ये भी याद कर लीजिएगा कि जो आपके मिनिस्टर हैं, किसके? मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, और इनको क्या बोला जाता है? देखिए, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज लिख लीजिए। तो ये कौन है? तो इनका नाम है सर्बानंद सोनेवाल। क्या नाम है इनका? सर्बानंद सोनेवाल। आजकल काफी दिन से ये न्यूज में नहीं है, सर्बानंद सोनेवाल। अब आपको बताना है कि सर्बानंद सोनेवाल पहले कहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब चलिए तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए, क्योंकि तमिलनाडु न्यूज में आ गया है। तो सबसे पहले तमिलनाडु के सीएम का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो इनका नाम है MK स्टैलिन। मैं स्टैलिन लिख देता हूँ और आप MK लगा लीजिएगा। उसी तरह से गवर्नर का नाम बताएं तो सबसे इम्पोर्टेंट RN रवि साहब हैं, न्यूज़ में रहते हैं इसलिए इनका नाम याद कर लीजिएगा। अब तमिलनाडु की कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए। तो कैपिटल है आपके पास चेन्नई। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो आपको यहाँ पर 5 नेशनल पार्क का नाम याद कर लेना है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आपको हो गया गुंडी नेशनल पार्क। गुंडी के बाद आपको और क्या याद रखना है? तो गल्फ ऑफ मन्नार। ये सारे के सारे हैं जो आपसे कभी ना कभी परीक्षा में पूछा गया है, वही आपको केवल पढ़ाया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में भी यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार। उसी तरह से तीसरा जो हो गया आपके पास मुद्दू मलई, ये भी नाम याद कर लीजिएगा। उसी तरह से मुकुर्ती, मुकुर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। और उसी तरह से आपको अन्नामलाई का नाम भी याद कर लेना है। ये देख लीजिए, अन्नामलाई साहब का भी नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 नाम है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पर एक और न्यूज़ ध्यान में कर लेना है, क्या? तो वो संबंधित है आपको कोचीन शिपयार्ड से। मैं पेन का कलर बदल देता हूँ। कोचीन शिपयार्ड से संबंधित है, क्योंकि ये शिप का ही न्यूज़ है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि लगातार बताते चलूँ। तो कोचीन का जो शिपयार्ड है उसने भी एक एमओयू साइन किया गया है। अब ये एमओयू किसके साथ साइन किया गया है? तो एचडी कोरिया शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये साइन किया गया है। अब क्यों किया गया है? तो जैसे यहाँ आपने पढ़ा कि मैरीटाइम को बूस्ट करना है, शिप बिल्डिंग को बूस्ट करना है, तो इसीलिए वहाँ पर भी ये काम किया गया है। तो अलग-अलग जो शिपिंग पोर्ट्स है वहाँ पर अलग-अलग डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, अच्छी बात है। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर बूस्ट तो होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और साथ ही साथ जॉब जनरेशन भी होगा, ये भी एक मुख्य मुद्दा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है आपसे कि यूपीआईटीएस 2025 यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड शो को जो है कहाँ पर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है? तो यूपी नाम में ही छुपा हुआ है, यानी कि किसकी बात की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी स्पेसिफिक बात की जाए कि इंटरनेशनल ट्रेड शो है, याद रखिएगा इंटरनेशनल शब्द है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में भी स्पेसिफिक कहाँ पर ये हो सकता है? तो आपको मालूम है कि एक ही जगह है उत्तर प्रदेश में और वो है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में इसका इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है, अब ये 2025 में हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि थीम क्या है? तो इसका थीम है अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर। क्या है? अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर। बस नाम ही बड़ा बड़ा होता है भाई, बिगिंस हियर। तो याद कर लीजिएगा, ये थीम आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपके साथ कोई ना कोई पार्टनर करेगा, तो आपको पार्टनर कंट्री का नाम याद कर लेना है और नन अदर देन और कौन आएगा हमारे साथ? तो रशिया आएगा। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये इनका नाम है भाई योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ पर एक फिल्म आ रही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उस फिल्म का नाम क्या है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ डायरेक्टर का भी नाम याद कर लीजिएगा। अब अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कोई नहीं है, आनंदीबेन पटेल हैं, बहुत दिन से बैठी हुई हैं भाई यहाँ पर, इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं कहाँ की? और यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है, ये भी याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और वो है दुधवा नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर आपसे पूछा गया है कि किस दिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए जो फार्मासिस्ट हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक हेल्थ और मेडिकल सेफ्टी के लिए। अगर कुछ बात करें तो आधा डॉक्टर तो यही हैं और हो भी क्यों नहीं, अगर कोई दवा मांगता है तो देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके हालात क्या हैं, साथ ही साथ सरकारी अस्पताल के भी क्या हालात हैं आप जानते हैं। गरीब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छे डॉक्टर्स को, तो फार्मासिस्ट से ही बोलते हैं कि छोटा मोटा रोग है तो वो ऐसे ही दवाई दे देते हैं, जो कि एक अच्छा है, खराब तो नहीं है। हालांकि नियमतः तो एमबीबीएस डॉक्टर के पास ही जाके दिखाना चाहिए, लेकिन सरकारी अस्पताल की स्थिति हम सब जानते हैं कि कैसी है। चलिए अब जो है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, तो आपको एक नाम याद रखना है संस्था का। इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। क्या बोला मैंने? आपको इसका इस संस्था का नाम याद कर लेना है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। अब इसी फेडरेशन, यही फेडरेशन है जिसका फाउंडेशन अगर आप देखेंगे कि इनको कब फाउंडेशन किया गया था, तो ये फाउंड किए गए थे 25 सितंबर और 1912 में इनका फाउंडेशन किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीएफ का फाउंडेशन ईयर कब था? तो 1912 में था। आपसे सवाल बनेगा। अब यहाँ पर आपको थीम भी याद कर लेना है कि 2025 की थीम क्या है, क्योंकि थीम पर ही सवाल ज़्यादातर आता है। तो थिंक हेल्थ, थिंक फार्मासिस्ट। तो याद कर लीजिएगा क्या है आपका, हेल्थ से संबंधित है फार्मासिस्ट, तो इसलिए थिंक हेल्थ। और फार्मासिस्ट के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, फार्मासिस्ट। तो ये इस वर्ष की हो गई आपके पास थीम। वहीं बात करें कि इसको कब मनाना चालू किया गया था, तो मनाना कब से चालू किया गया था? तो ये 2009 से मनाना चालू किया गया था, किसी और को नहीं मनाना है। एंड ये जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है उसको मनाना चालू करना है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका नीदरलैंड में। बहुत ही अच्छी कंट्रीज है रहने के भी मुताबिक, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी लिस्ट आती है उसमें नीदरलैंड का नाम टॉप 10 में कहीं ना कहीं होता ही है।
चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले न्यूज़ को देखते हैं। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट अंपायर हैज डाइड एट द एज ऑफ 92। तो ये डिक्की बर्ड का निधन हो गया है। बहुत ही ये फेमस अंपायर थे। क्यों फेमस थे भाई? तो इन्होंने लगातार 3 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग की थी। अब बता दें कि जो 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, मैं लिख देता हूँ, जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। और विनर कौन था? तो विनर था इंडिया। तो वहां पर भी जो अंपायर थे, जो अंपायरिंग कर रहे थे वहां पर, अगर आपके पास वीडियोस अवेलेबल हो तो जरूर देखिए। उनका नाम था डिक्की बर्ड। अब इन्होंने 66 टेस्ट और 69 ओडीआईज में, मैं लिख देता हूँ, 66 टेस्ट और जो 69 ओडीआईज है वहां पर इन्होंने इतने अंपायरिंग किया है। अब ये कहाँ पर बिलोंग करते थे? तो इनका जो स्थान था वो था यूके। और अगर स्पेसिफिक नाम बताऊं कि किस जगह से थे, तो बांसली से ये बिलोंग करते थे। बांसली से ये बिलोंग करते थे, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम 4 राज्यों से मिलकर बना है। याद कर लीजिएगा कौन कौन सा है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड और उसके बाद इंग्लैंड और वेल्स। बता दें आपको कि जो चार्ल्स हैं, चार्ल्स थर्ड जो है वो यहाँ के अभी किंग हैं। इनका नाम भी याद कर लीजिएगा। और कीर स्टारमर काफी न्यूज में है। तो कीर स्टारमर जो है, इनका नाम तो आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए इनको इनाम भी दिया गया है, जो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। आपको बताना है कि उस अवार्ड का नाम क्या है। चलिए, तो इतनी बातें थी, आपने पढ़ ली। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर आपसे पूछा गया है कि पीएम मोदी ने विश किया है रोज हंसना। आपसे पूछा जाएगा कि रोज हंसना क्या है और ये किस पीएम के कंट्री को विश किए हैं। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इजराइल। अब इजराइल के पीएम का नाम तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले रोज हंसना क्या है? तो ये जो जीविस लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इजराइल में जीविस कम्युनिटी रहती है, ज्यूज जिसको बोला जाता है। तो इनका हैप्पी न्यू ईयर कब मनाया जाता है? तो इसी रोज हंसना को कहा जाता है हैप्पी न्यू ईयर इजराइल में। अब यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सरकार में आते हैं, हटते हैं, आते हैं, तो इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और लड़ाई चालू हो जाता है। नेतन्याहू। उसी तरह से जो इजराइल है उसके जो संसद है, यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको नेसेट कहा जाता है। अब उसी तरह से बात करें कि जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है? इसाक हरजोग इनका नाम है। और उसी तरह से इजराइल में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो हिब्रू बोला जाता है। तो हिब्रू आप याद कर लेंगे, इतनी सारी बातें इजराइल से संबंधित। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर आपसे पूछा गया है, बीआरओ से संबंधित है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट है जिसका 15 साल कंप्लीट कर लिया। और ये क्या है? बीआरओ क्या है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिफेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, यानी तरह तरह का इंजीनियरिंग मार्वेलस बनाने का काम करता है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? तो विजयांक। याद कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट विजयांक का 15 साल हो गया है, इसीलिए यहाँ पर 15 साल के लिए खुशियां मनाया गया है। अब अगर बात करें तो बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ये है आपको 7 मई 1960 को इनका फॉर्मेशन हुआ था। वहीं अगर बता दें कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुक्का भी लगाइएगा तो सही हो जाएगा। तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। वहीं अगर डीजी की बात करें, यानी कि डायरेक्टर जनरल का नाम, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल जो रघु श्रीनिवासन है, श्रीनिवासन, ये इनका नाम है डायरेक्टर जनरल का। वहीं अगर इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है, तो नन अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो राजनाथ सिंह हैं। तो देखिए, ये थे आपके टॉप करंट अफेयर 26 सितंबर 2025 के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी राय देनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।